हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का CUET MSc एंट्रेंस हो चुका है। अभी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, AMU का, CPET का, ऐसे MSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन बचे हुए हैं और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो हमने देखो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, पॉइंटर सीरीज की भी वीडियो पड़ी हुई है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आप पॉइंटर सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके आया हूँ MCQ कुछ करवाने सवाल। अब हम करवाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन MCQ में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी हम बॉटनी की ही कोर्स दे रहे थे, लेकिन अब से लाइफ साइंस की भी कोर्सेज चलेंगी। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप सबको पता है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें देते हैं। देखो, इस बार के बैच में 300 पीपल ज्वाइन है, तो आप सबको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअल फीस देखो, बॉटनी का 4000 है, लाइफ साइंस का 5000 है। जो 100 स्टूडेंट है आप आओगे अभी अर्लियर, तो उनको हम 25% का डिस्काउंट भी देंगे। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें हैं हमने बताया हुआ है और काफ़ी बढ़िया से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। SSB के लिए देखो बता दें तो हमारे पास रिकॉर्डेड बैच पड़ा हुआ है। जो आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स है, सब कुछ एक साथ में दे देते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट करके 3000 में कोर्स पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो पहला क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज के बेसिस पे उसको सेपरेट आउट करना। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ए टिसेलियस ने बताया था। तो यही चीज़ है, क्या करते हैं इसमें हम करते हैं सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जो सबसे छोटा DNA होता है वो तेज़ी के साथ मूव करता है और जो लार्ज DNA होता है वो कम मूव करता है। आपको मैं एक क्वेश्चन भी पूछते चलता हूँ। ये बताओ कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वहाँ पे जो जो हम जेल यूज करते हैं एगार एगार, वो कहाँ से निकाला जाता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो ट्रैकिंग डाई हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, उसका नाम क्या है। ओके। देखो, आइसोलेशन ऑफ DNA करने के लिए हम अलग अलग एंजाइम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली थे, वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की थी। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन था? तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो कौन था, वो था आपका हिंड सेकेंड, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके। तो ये बात आप ध्यान में रखना, हिंड सेकेंड इज द फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो कि कहाँ से, देखो वायरस से आइसोलेट नहीं किया जाता। ये सब कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? ये सब बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया जाता है। ये बैक्टीरिया में क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होता है। एक्चुअली में बैक्टीरिया के ऊपर जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है ना, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फेज के DNA को कट कर देते हैं या उसमें मेथाइलेशन करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें इथीडियम ब्रोमाइड, तो देखो ETBR एक तरह का इंटरकैलेटिंग एजेंट है। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं? हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम DNA को स्टैन कर सकें और उसको सही से हम विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस लिए यूज किया जाता है। देखो, हम जैसे मान लो छोटे छोटे DNA मालिक्यूल है तो उसे हम नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट आउट कर लेते हैं। लेकिन ये जो होता है अपना हाई मालिकुलर वेट का जो DNA होता है, उसको सेपरेट करने के लिए आपको पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो मैं सोच रहा हूँ लेक्चर लेके आऊँगा मैं, और कोर्स में चीज़ें डिटेल में भी पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ पे चीज़ें बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो एथाइलिन के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो आपको पता ही होगा, जैसे ऑक्सीजन में हमने बताया था ट्रिप्टोफैन होता है, तो एथाइलिन के केस में मेथियोनिन होता है। अच्छा, इतने 4 अमीनो एसिड आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसमें से एल्कोहलिक कौन है, एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा म्यूटेशन बताना है आपको जहाँ पे लास्ट 3 अमीनो एसिड को कोड ही ना किया जाए। लास्ट 3 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोई कोडान, मतलब लास्ट 3 अमीनो एसिड बने ही ना। तो लास्ट 3 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहाँ पे स्टॉप कोडान रहेगा जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करेगा। तो वो कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा? नॉनसेंस। देखो, साइलेंट में क्या होता है, बबलिंग हाइपोथेसिस की वजह से सेम ही अमीनो एसिड बनता है, तो वहाँ पे म्यूटेशन का कोई पता नहीं चलता। मिससेंस से दूसरा ही अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस का मतलब क्या समझते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, द ट्रांसजेनिक प्लांट विच डेवलप बाय एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। देखो,
क्रैक्सिमेलो और एंड्रयू जेट फायर ने इसके बारे में बताया था, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, यूकैरियोटिक के केस में जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, आप जानते हो। अगर यूकैरियोटिक सेल में अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर गलती से बन जाएगा ना, तो उसको एक रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है, आर्गेनॉट 2 प्रोटीन वोटीन होते हैं, उसको कट कर दिया जाता है। तो यही फ्लेवर्स वैरायटी ऑफ टमाटो बनाया गया। तो जानते हो टमाटो के अंदर क्या होता है ना, कि वो टमाटो जल्दी पक जाते हैं क्योंकि उसका मिडिल लैमेला डिजॉल्व हो जाता है, पॉलीगैलेक्टोरोनोज एंजाइम उस पर काम करता है। तो उसी पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को कोड करने वाले आरएनए को कोड आरएनए की तरह ही कम्प्लीमेंट्री आरएनए को उसमें डाल दोगे, तो वो पॉलीगैलेक्टोरोनेज वाले आरएनए से बाइंड होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। फिर उसको रिस्क कॉम्प्लेक्स काट देगा, तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज बनेगा नहीं, मिडिल लैमेला डिजॉल्व होगा नहीं, फिर टमाटर का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। गोल्डन राइस देखो पुत्रिक्योस ने बनाया था डबडोली वैरायटी से, ये बायो फोर्टिफिकेशन किया गया था। और बीटी कार्टन क्राइजिन के बारे में बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर में टिक करता चलो, फ्लेवर्स वैरायटी ऑफ टमाटो होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इम्प्लाइज एज द फ्यूकेजन, मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या यूज किया जाता है? देखो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब सेल वाल को रिमूव कर दोगे किसी भी सेल से, तो उसको बचेगा जो प्रोटोप्लास्ट कहोगे, तो उसको फ्यूज कराओगे तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होगा। तो इसके लिए हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकाल का यूज करते हैं, सनडाई वायरस का यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोफ्यूजन का यूज करते हैं। ट्री हेलोज क्या होता है? ये इंसेक्ट के बॉडी में रन करने वाला शुगर, जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज शुगर होता है मेन, तो ये इंसेक्ट के अंदर जो होता है ट्री हेलोज होता है ना। चलो अगला है, देखो क्वेश्चन है सिग्नलिंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊंगे। एक सेल ए है, मान लो सेल ए सिक्रेट कर रहा है मॉलिक्यूल एक्स, ठीक है, और क्या है इन द कल्चर मीडियम। सेल बी है, ये भी रिस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूल एक्स, मतलब ये सेल बी पे जाके ये काम कर रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो एक सेल कोई सिग्नल सिक्रेट कर रहा है, फिर पास वाला कोई सेल उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये एक तरह का पैराकाइन सिग्नलिंग है। ऑटोक्राइन में क्या होता है, जैसे कैंसेरियस सेल है या इंटरल्यूकिन सेल है, तो ये ही सिक्रेट करेगा, और ये जो कंपाउंड सिक्रेट करेगा केमिकल लिगेंड, ये इसी के ऊपर बाइंड करेगा, सेल्फ प्रोलिफरेशन कराएगा, तो ये ऑटोक्राइन है। जक्स्ट्राक्राइन में क्या होता है, उसमें क्लोज कांटेक्ट होता है जक्स्ट्राक्राइन में, जैसे क्या होता है उसे हम नोच डेल्टा सिग्नलिंग करते हैं, लिन 2 लिन 12 आप पढ़ोगे ना CSIR के लिए, तो वो आप सी एलिगेन का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे आता है। इंट्राक्राइन कुछ आपने सुना नहीं होगा, आपने सुना होगा एंडोक्राइन, एक्चुअली जो हार्मोन होते हैं एक जगह से निकलते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक टिश्यू आर्गन के ऊपर जाके काम करते हैं। पैराक्राइन का मतलब समझो एक से निकल के पास वाले सेल के ऊपर जाके काम करेगा, तो सही से। ऑटोक्राइन मतलब जहाँ से निकल रहा है उसी के ऊपर काम करके प्रोलिफरेट करा रहा है, ऐसे करके। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है यार, कोर्स में आओगे ना, कोर्स में हम पढ़ाएंगे डिटेल में सब सारी चीज़ें, क्योंकि लाइफ साइंस की भी कोर्सेज है। और देखो लाइफ साइंस का जैसे फीस हमने बताया ना 5000 है, तो 25% डिस्काउंट करके अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा आपको, DPS मिलेगा, और काफ़ी लोग सिलेक्ट होते हैं SSB के लिए। मैं कहता हूँ जैसे देखो, कहोगे सर आप बॉटनी के लिए कर रहे थे, लाइफ साइंस भी कैसे, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी इम्यूनोलॉजी वो हम पढ़ा देंगे, हम खुद पढ़ा देंगे, नहीं तो किसी को हम पढ़ाने के लिए ले आएंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पोरोफाइट विथ सिनेंजियम, होमोस्पोरस है या स्पोरेंजिएट है, तो देखो ऐसे करके निकालो ना। देखो क्या कह रहा है होमोस्पोरस, तो देखो होमोस्पोरस ये होगा नहीं, ये निकल गया, और यूस्पोरेंजिएट, तो ये देखो सिनेंजियम ना, सबसे बड़ी बात करें ना, सिनेंजियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइलोटम। याद करो साइलोटम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विस्क फंड साइलोटम को। आइसोइड्स को क्या बोलते हैं, क्विल वार्ट या मर्लिन ग्रास बोलते हैं, मार्सिलिया को पेपर वार्ट बोलते हैं, लाइकोपोडियम को ट्रेलर एवरग्रीन हो गया, क्लब मॉस हो गया, ग्राउंड पाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखो ना, सर आपको तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे ही मुँह ज़बानी याद है, अरे याद की बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, याद की बात नहीं है, सब चीज़ देखो प्रैक्टिस से होता है। क्या होता है, आप ना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलो आओ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने बाड़ा वाड़ा देखा होगा, कभी आप गार्डन में गए होगे तो ऐसे बाड़ा बनाता है कोई भी प्लांट के ऊपर का, आप उसके ऊपर का जैसे वो होता है ना मुराया पेनिकुलेटा है सब, जो बाड़ा बनाने में यूज करता है, तो उसका मुंडी उड़ा देते हैं, तो उसका एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना खत्म हो जाता है, तो वो ऐसे लेटरल ग्रोथ होता है। तो मुंडी उड़ाने पे किसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ऑक्जीन का। हाँ हाँ एपिकल डोमिनेंस हो गया, जिब्रेलिन कराएगा, बोल्टिंग कराएगा, साइटोकाइनिन डिले इन सेंसेंस कराएगा, एसिटिक एसिड कराएगा क्या, हाँ वाटर स्ट्रेस हार्मोन करते हैं।
तो देखो हर हार्मोन का, हर चीज़ों का, कोई भी चीज़ सुनो, मतलब जिबरेलिन के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखो। ऑक्सिन का मेन फंक्शन याद रखो। हाँ हाँ, फोटोट्रॉपिज्म याद रखो, वीडिसाइड याद रखो, नेचुरल और आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन, ऑक्सिन याद रखो। कुछ डिटेल देखो, जो बेसिक चीज़ें हैं याद करोगे ना, वही काम आएगा आपको, ज़्यादा इधर उधर करने से नहीं। ओके। हाँ, सीपीईटी के लिए देखो, सीपीईटी के लिए, इलाहाबाद के लिए अभी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, मान लो 1 आध 2 महीने में जो होने वाले हैं, उसके लिए आप कोर्स में तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो 1 आध 2 महीने में जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा 600 का मॉक टेस्ट है, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो ना। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनकोडेड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मतलब एड्स होता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए से कॉपी डीएनए बनता है, तो उससे काम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो माइटोकांड्रिया के अंदर नहीं होता है। हाँ, मेन गलती, मतलब मेन गलती स्टूडेंट्स लोग से यहाँ पे होती है ना, कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो। क्वेश्चन को समझना सीखो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को समझो कि आखिरकार वहाँ पे पूछी क्या जा रही है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, बस यही पूछा कि माइटोकांड्रिया के अंदर क्या नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक हो या हो यूकैरियोटिक, कोई भी सेल हो, ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज अकर इन द साइटोप्लाज्म। तो ये ग्लाइकोलिसिस हो गया, निकल गया काम। हाँ हाँ, इम्बेडेड मेयर हाफ पैरानास 10 स्टेप पाथवे 3 इरिवर्सिबल होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। पे ऑफ फेज होता है, हाँ रेगुलेटरी फेज होता है, सब कुछ होता है। हाँ हाँ, कोर्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा ना। चलो, द फेनामेना ऑफ द रिवर्सल ऑफ मैच्योर सेल टू द मेरिस्टेमेटिक सेल। देखो क्या है कि 3 टर्म है। देखो भाई, जैसे मान लो कोई भी एक सेल है, ये मान लो स्टेम सेल है, स्टेम सेल के पास है डिवीजन कैपेसिटी, तो एक इससे स्टेम सेल बन रहा है, एक ये मैच्योर सेल बन रहा है, तो ये मैच्योर सेल फिर ये डिवाइड करके एक स्टेम सेल बना रही है और एक बना रही है मैच्योर सेल। तो ये मैच्योर सेल, इसको क्या, फिर मैच्योर सेल बन गया ना, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है कि ये जो मैच्योर सेल बन रही है, इसको कहा जा रहा है कि तू करेगा पार्टिकुलर काम, यू आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द रेस्पिरेशन आर टू गोइंग टू स्टोरेज फूड। तो ये एक काम इसको दे दिया गया डिफरेंशिएटेड सेल को। लेकिन फिर से इसको कहा गया भैया देखो, तुमको ना फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो ये होगा डी डिफरेंशिएट, इसमें डिवीजन कैपेसिटी लौट के आएगी, तो फिर ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा। तो जो जिस सेल को काम दे दिया गया है, जो डिफरेंशिएट हो गई है, वो सेल फिर से डिवाइड करी, तो दैट इज द डी डिफरेंशिएशन। अब डिवाइड करके यहाँ पे भी तो बनाया, फिर से अब दोबारा जब इसको काम दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएशन। मतलब पहली बार काम दिया गया डिफरेंशिएशन, उसको फिर से डिवाइड करने के लिए बोला गया डी डिफरेंशिएशन, जो डिवाइड करके फिर से न्यू बन रही है उसको काम दिया जा रहा है रीडिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा। बतिया समझ में आ रही है मेरी? आर यू समझिंग माई बतिया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि अगर देखो प्रोटीन टारगेटिंग होता है, अब कहोगे सर ये क्या बला है, प्रोटीन टारगेटिंग हमने सुना नहीं। प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब क्या है? प्रोटीन कौन बनाता है सेल के अंदर? क्या? माइटोकांड्रिया नहीं बनाता है, राइबोसोम बनाता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी जो राइबोसोम है वो बना रहे हैं, साइटोसोल के अंदर वो बना रहे हैं, तो हमारा बहुत सारा ऑर्गेनेल है ना, माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सर उनके अंदर भी राइबोसोम बनता है। हाँ भाई, उनके अंदर भी थोड़े थोड़े राइबोसोम होते हैं, बनता है, इसीलिए सेमी एटोनॉमस। चलो उसको छोड़ो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी के अंदर हो गया, उनमें काम कराने के लिए प्रोटीन तो जाएगा, तो प्रोटीन को भेजना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो प्रोटीन जो बनता है ना, उसके ऊपर जैसे कहीं से लेटर मान लो ढेर सारा आया, तो ऐसे प्रोटीन ढेर सारा बनता है ना, तो लेटर के ऊपर टैग लाइन होता है, एड्रेस होता है ना, तो ऐसे जो प्रोटीन बनता है उसके ऊपर भी एड्रेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। अगर वहाँ पे देखो लाइसिन आर्जिनिन रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। वहाँ पे देखो सेरीन थ्रियोनिन रहेगा, तो वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर वहाँ पे मैनो 6 फास्फेट रहेगा, तो वो जाएगा लाइसिन के अंदर। ये क्या हो रहा है? हो रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ, तो अगर वहाँ पे केडीएल सीक्वेंस रहेगा, तो उसका रेट्रोग्रोड पाथवे में जाएगा। अब देखो बीटी टॉक्सिन है, यही है बैसिलस थ्यूरेंजेसिस करके बैक्टीरिया, वहाँ से निकाला गया है भैया, क्राई जीन से। तो यही क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, कार्न बोरर और करके है। बताओ कार्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट एसी करता है या क्राई सेकेंड एबी?
तो ये सारा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने के लिए बैक्टीरिया में जैसे कंजुगेशन काम करेगा, लीडरबर्ग एंड टैटम ने खोजा था। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ का काम करेगा। ट्रांसडक्शन ये भी काम करेगा, लेकिन ट्रांससेक्शन काम नहीं करेगा। तो PQR होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन देखो, लंबा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बड़े काम हो जाएगा। लार्जेस्ट आर्डर क्या है जिम्नोस्पर्म का? तो ये कोनीफेरल्स है भाई, पाइनस वाइनस वाला आप सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा टेक्निक है जहाँ पे आपको बहुत सारा जीन दिया गया है, बहुत सारा जीन है, बहुत सारा, सब जीनों का एक्सप्रेशन आपको एक साथ देखना है। तो बहुत सारे, एक सेल के अंदर बहुत सारे जीन है, सब एक्सप्रेस करें, सारों का डाटा एक साथ लेना है, तो आप करोगे माइक्रो एरे टेक्निक। ठीक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी मूलिस ने बताया था, जिससे सिंगल DNA फ्रैगमेंट से आप बहुत सारा बना सकते हो। नादर्न हाइब्रिडाइजेशन RNA के ब्लॉटिंग से संबंधित है, साउदर्न DNA से है। तो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करता है। तो देखो ये चीज़ ना हेलिक्स ब्रेकर करके आता है, प्रोलीन और एलेनिन करके होता है। क्या अल्फा हेलिक्स क्या है? अरे देखो, प्रोटीन पढ़ते हो जब आप ना, प्रोटीन, हाँ, हेट्रोपॉलीमर आप अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वांटिटरी करके। तो जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ पे अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड शीथ होता है। अरे यार देखो, ऐसे करके ना अल्फा हेलिक्स, यहाँ पे इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये अल्फा हेलिक्स बन जाता है, हेलिक्स जैसा, ऐसा करके। तो आप देखो ना, यहाँ पे अगर प्रोलीन जाएगा ना, इसके स्ट्रक्चर को ना ये खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, इसलिए ये ब्रेक कर देगा। तो यही चीज़ होगा। समझ में बात आ रही है? सर हमने ये सब नहीं पढ़ा है यार, पढ़ना पड़ेगा। देखो, कोई भी बुक फॉलो करो, यूट्यूब पे लेक्चर है। हाँ, कोर्स में भी आ सकते हो पढ़ने के लिए, बिल्कुल सही बात है। और मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे बहुत लोग हैं जो हम बेसिक में देखो पढ़ाएंगे। एडमिशन एकदम स्टार्ट हो चुका है, मई में हम लेंगे फाउंडेशन क्लास, एकदम बेसिक्स से पढ़ाएंगे, DNA सेल के बारे में बताएंगे आपको। फिर जून से आपकी एक्चुअल क्लासेस चलेंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉटनी के लिए अलग क्लासेस चलेंगी, लाइफ साइंस के लिए अलग क्लासेस चलेंगी। लेकिन जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एलगी जब पढ़ा रहे हैं तो बॉटनी में भी वही, लाइफ साइंस में भी वही, क्योंकि लाइफ साइंस में भी पढ़ना है। हाँ, पढ़ लोगे तो आगे काम ही आएगा भाई। समझ गए ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोर्स ज्वाइन करना है तो कर लो।